अभी देखना है वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग। कंपोजिट स्ट्रिंग का वाइब्रेशन क्या होता है, पहले कंपोजिट स्ट्रिंग क्या होती है। कंपोजिट स्ट्रिंग मतलब देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग मैंने यूज की है वो दो स्ट्रिंग को हमने कनेक्ट किया है। दो स्ट्रिंग अलग अलग मटेरियल की है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग थिन है, दूसरी स्ट्रिंग है थिक, ओके। और दोनों का मटेरियल भी अलग अलग है और दोनों का थिकनेस भी अलग अलग है, इवन दोनों की लेंथ भी अलग अलग है, ओके। जब ये जो कंपोजिट स्ट्रिंग है अलग अलग थिकनेस की, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और ये टोटल स्ट्रिंग जो है दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स करेंगे। इस स्ट्रिंग को अगर वाइब्रेट करते हो तो स्ट्रिंग तभी वाइब्रेट हो सकती है जब दोनों स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी बराबर हो, क्योंकि कंपोजिट स्ट्रिंग में दो स्ट्रिंग है, एक है थिक स्ट्रिंग, एक थिन स्ट्रिंग है इस साइड की और इस साइड की थिक स्ट्रिंग है। तो थिन स्ट्रिंग एंड थिक स्ट्रिंग दोनों जब सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे उसी वक्त दोनों में मतलब स्टेशनरी वेव कंटिन्यूस फॉर्म हो सकती है। और दोनों तभी वाइब्रेट हो सकते हैं स्टेबली, मतलब दोनों का वाइब्रेशन तभी स्टेबल हो सकता है जब दोनों की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो। मतलब थिन स्ट्रिंग की जितनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही थिक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ओके बच्चों। यहाँ पे अलग अलग लूप्स फॉर्म होते हैं। पी लूप्स फॉर्म हुए हैं स्टेशनरी वेव जनरेटेड इन थिन स्ट्रिंग एंड क्यू लूप्स आर फॉर्म्ड इन द स्ट्रिंग थिक स्ट्रिंग। देखो थिक स्ट्रिंग है उसमें जो स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही है वहाँ पे क्यू नंबर ऑफ लूप्स है, ओके। अब देखो बच्चों दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, F1 इज इक्वल टू F2। ये होना बहुत ज़रूरी है। जब तक दोनों स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती तब तक प्रॉपर वाइब्रेशन हो नहीं सकता। दोनों स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना ज़रूरी है। F1 इज इक्वल टू F2। अब F1 इसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी होगी, नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, P डिवाइड बाय 2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइड बाय म्यू 1। क्योंकि ये थिन स्ट्रिंग है इस और इसका मटेरियल भी अलग है तो इसका मास पर यूनिट लेंथ एंड सेकंड का मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग होता है। दूसरी बात यह है बच्चों जब दोनों स्ट्रिंग को टाइट किया है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया है, तो दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो इक्वल होता है, ओके। जिसकी वजह से क्या होता है, F2 कितना होगा बच्चों, F2 मतलब जो Q लूप्स वाली स्ट्रिंग है उसमें मतलब कैसा हो जाएगा, देखो Q डिवाइड बाय 2L, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, नंबर ऑफ लूप्स है Q। यहाँ पे लेंथ को मैं L1 लिखता हूँ, ओके। देखो Q डिवाइड बाय यहाँ पे लेंथ कितनी है 2L2 अंडर रूट ऑफ T डिवाइड बाय म्यू 2। टेंशन सेम है दोनों में, इसका मतलब जो सेम है उसे कैंसिल करेंगे, 2 TT कैंसिल 2 कैंसिल। तो P डिवाइड बाय Q का अगर रेशो लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो P डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू L1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 अंडर रूट ऑफ म्यू 1 उस साइड जाएगा म्यू 1 अपॉन म्यू 2, मास पर यूनिट लेंथ का रेशो दोनों का। तो अगर कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी तो उसमें टेंशन कैसा होता है, सेम होता है। एंड वाइब्रेशन अगर मतलब उसमें जो वाइब्रेशन है उसे अगर स्टेबल बनना है तो दोनों स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ओके। तब वो वाइब्रेशंस होगी, दोनों में स्टेशनरी वेव जनरेट होगी, कंटिन्यूअस स्टेशनरी वेव जनरेट होगी और उसमें जो लूप्स फॉर्म होते हैं उनका रेशो P बाय Q इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 अंडर रूट ऑफ म्यू 1 अपॉन म्यू 2, वेयर L1 is length of thin string, L2 is length of thick string, P is number of loops in thin string and Q is number of loops in thick string, ओके समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, ओके। प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या होती है, आपको इस चैप्टर के शुरुआत से ही हमने प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है इसके बारे में बताया है। Progressive wave is the wave which transfer energy and momentum from one place to another place। जब वेव ट्रांसफर होती है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे,
तो ये जो साउंड वेव जनरेट हो रही है ये क्या है, प्रोग्रेसिव वेव है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और ये प्रोग्रेसिव वेव क्या करती है, मतलब कोई भी प्रोग्रेसिव वेव हो, चाहे ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, वो क्या होती रहती है, एडवांस होती रहती है आगे जाके। प्रोग्रेसिव मतलब वो ट्रैवल होती रहती है मीडियम में, मीडियम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लॉन्ग मीडियम में ये वेव ट्रांसफर होती ही रहती है। ओके, और साथ में एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर करती है, ये होती है प्रोग्रेसिव वेव। मतलब ये क्या करती है, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर करती है। इट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। प्रोग्रेसिव वेव क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो साउंड वेव एनर्जी जो जनरेट हो रही है यहाँ से आगे जा रही है अलग अलग डायरेक्शन में, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये कैसे हो गई, प्रोग्रेसिव वेव हो गई। इनफाइनाइट लेंथ का जो मीडियम है उसमें ये ट्रैवल होती रहती है, तो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। और स्टेशनरी वेव मतलब क्या होती है बच्चों, स्टेशनरी वेव इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, आप मुझे बताइए अगर स्टैंडिंग वेव है, जैसे दो ट्रेन है, एक रुकी हुई ट्रेन है और एक मूव होती है, तो कौन पैसेंजर को लेके कौन जाती है, जो मूव होती है। वैसे ही एनर्जी एंड मोमेंटम को लेके जाने वाली जो वेव है वो होती है प्रोग्रेसिव। एंड स्टैंडिंग, स्टेशनरी वेव मतलब क्या है, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग मतलब एक जगह पे रुक गई है, अगर वो एक जगह पे रुक जाती है मतलब वो आगे एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करेगी। मतलब क्या होगा, देखो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में दो रिजिड सपोर्ट्स हैं, इन दो रिजिड सपोर्ट के बीच में लूप्स के फॉर्म में क्रिएट होती है, उस वेव को हम कहेंगे स्टेशनरी वेव। मतलब इसकी एनर्जी इस दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ही रहेगी। समझ में आ गया, इसकी जो एनर्जी है ये दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ही रहेगी। एनर्जी मतलब बाउंड्री लिमिटेशन है, यहाँ पे जो मीडियम है जिसके अंदर स्टेशनरी वेव है वो दो बाउंड्री के बीच में है। मतलब ये मीडियम की जो लेंथ है जिसमें स्टेशनरी वेव है वो लेंथ है फाइनाइट लेंथ। एंड प्रोग्रेसिव वेव जो ट्रैवल हो रही है, जो एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है मीडियम में, उसको जो पास होने के लिए मीडियम है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। तो स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव मतलब स्टैंडिंग वेव विच डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। इसका एनर्जी एंड मोमेंटम दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ही बाइंड रहेगा। ओके, समझ में आ गया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव की वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। चाहे तो फ्रीक्वेंसी को एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब वेव क्या होती है, ट्रैवल होती है, और वेव की मीडियम में ट्रैवल होने की जो वेलोसिटी होगी उसे कहते हैं वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा। ओके, ये होती है वेलोसिटी ऑफ द वेव। मतलब वेव ऐसी जा रही है तो मीडियम में ट्रांसफर होने की उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू होती है n इंटू लैम्बडा, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ। एंड यहाँ पे जो स्टेशनरी वेव जनरेट हुई है बच्चों, स्टेशनरी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेव वेलोसिटी इक्वल टू 0। ध्यान में रखना, क्योंकि वेव ट्रैवल नहीं होती वो, मतलब स्टेशनरी वेव जो होती है इसके केस में वेव दो मतलब रिजिड सपोर्ट के बीच में ही रहती है, रेस्ट्रिक्टेड है, वो मूव नहीं होती। उसकी जो नेट वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। वेव वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव इज 0। ओके, अब तीसरा पॉइंट बच्चों, यहाँ पे तीसरा पॉइंट समझो। तीसरा पॉइंट कैसा है देखो, मैं डायग्राम्स को एज इट इज रखता हूँ। ओके, देखो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो होती है, प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है,
जब ये वेव मीडियम के थ्रू ट्रैवल होती है, पास होती है, तब मीडियम्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं मीडियम के पार्टिकल्स, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट हो गए, और जितने भी पार्टिकल्स है बच्चों, सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ईच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, ईच पार्टिकल मतलब समझो जहां से वेव गुजर रही है, जिस पार्टिकल को टच करके वेव आगे जा रही है, वो सभी पार्टिकल्स, ओके, ईच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, ध्यान में रखना। लेकिन यहां पे जो है पार्टिकल्स एट नोड, देखो जो नोड पे जो पार्टिकल्स है, ये नोड है, देखो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है। नोड मतलब क्या होता है, नोड इज द पॉइंट एट विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स जीरो, वो पार्टिकल मूव नहीं होते। स्टेशनरी वेव में ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड जीरो होता है, मतलब स्टेशनरी वेव में सभी पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल करते नहीं हैं, सभी नहीं करते, मतलब कुछ पार्टिकल करते नहीं हैं। नोड के पार्टिकल छोड़ के बाकी बचे हुए पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर करेंगे, लेकिन नोड्स के जो पार्टिकल्स एट अ नोड आर एट रेस्ट, पार्टिकल्स एट नोड आर ऑलवेज एट रेस्ट, ऐसा भी बोल सकते हो। अगर रेस्ट में मतलब वो एसएचएम नहीं करते। ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितने भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, आप मुझे बताइए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का मैंने इक्वेशन आपको लिख के दिया था, कैसा था इक्वेशन? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन ऐसा कुछ था ना, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी चलता है। ये किसका इक्वेशन था? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। एंड स्टेशनरी वेव का इक्वेशन कैसा लिखा था? 2a साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसा कुछ लिखा था ना, याद करो। और मैंने आपको ये भी कहा था कि उसमें एम्पलीट्यूड वेरी होता है 0 से लेकर मैक्सिमम तक। एंटी नोड के जो नोड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना होता है? 0। एंड एंटी नोड के जो पार्टिकल्स होता है उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2a, ऐसा कहा था मैंने आपको। और एम्पलीट्यूड का वेरी होने का फंक्शन ये है 2a साइन ऑफ के एक्स, मतलब एम्पलीट्यूड x के हिसाब से वेरी होता है। x कहाँ से काउंट करते हैं? यहाँ से, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आगे x को काउंट करते हैं। मतलब x के साथ में क्या वेरी होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव वेरी होता है। लेकिन अगर बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव की, तो प्रोग्रेसिव वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो देखो यहाँ पे a कांस्टेंट है बच्चों, वो चेंज नहीं होता। कुछ ठीक है आपको लग रहा है तो यहाँ पे कैपिटल ए भी रख सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे हमने स्मॉल ए रखा था, स्मॉल ए रखो चलो, क्योंकि यहाँ पे ए दिख रहा है तो यहाँ पे भी ए लगना चाहिए, इसलिए स्मॉल ए रखा। ओके, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड जो होता है वो ए है, और ये किसी फंक्शन के साथ में या किसी एक्स के डिस्प्लेसमेंट वेरी होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है, आपको अगर पूछेंगे एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड कितना है? ए है, तो ए चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह कौन ले रहा है? ये, तो यहाँ पे हम कैपिटल ए नाम देते हैं किसे? इस पूरे एम्पलीट्यूड को 2a साइन ऑफ के एक्स को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए। और एम्पलीट्यूड वेरी होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ में, कम ज़्यादा वेरी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट एक्स। ओके, तो इस तरह से बच्चों प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव के हम कंपैरिजन देख रहे हैं। इसमें ये एम्पलीट्यूड का कंपैरिजन आपको मतलब बाय इक्वेशन तो समझाया है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो
इस वेव में देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि सर यहाँ का जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ का बढ़ रहा है, फिर यहाँ का मैक्सिमम बन रहा है, फिर कम ज़्यादा हो रहा है एम्पलीट्यूड वेव्स में। बच्चों ये वेव किसी सर्टन इंस्टेंट पे टाइम के, ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ है। किसी एक इंस्टेंट पे यहाँ का पार्टिकल 0 डिस्प्लेसमेंट पे था, 0 एम्पलीट्यूड पे था, इसका मतलब वो हमेशा नहीं है। शुरुआत में यहाँ का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, कुछ टाइम के बाद में यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद में ऐसी भी वेव बन जाती है, कुछ टाइम के बाद में ऐसी कुछ बन जाती है बच्चों। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे ये ग्राफ है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ का पार्टिकल इसी डिस्प्लेसमेंट पे रहे। अब इस इंस्टेंट पे वो यहाँ पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो ऊपर जाने वाला है, और हर पार्टिकल वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की पोजीशन अटेन करने ही वाला है। ये आपको समझना है। मतलब हर पार्टिकल प्रोग्रेसिव वेव का सेम एम्पलीट्यूड की SHM करता है, ओके। लेकिन स्टेशनरी वेव में नोड्स का एम्पलीट्यूड कितना होता है? 0 होता है, ओके। अभी देखते हैं हम लोग, ये डिफरेंस में हमने 4th पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब 5th नंबर का पॉइंट कैसा है, इसमें हम फेज का कंपैरिजन देखेंगे। जब ये स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है, प्रोग्रेसिव वेव कैसे होती है बच्चों? देखो प्रोग्रेसिव वेव जब मीडियम से ट्रैवल होती है, कंसिडर करो यहाँ से शुरुआत हो गई तो पहले यहाँ पे पहुँचेगी प्रोग्रेसिव वेव, फिर आगे इस तरह से ट्रैवल होगी, सही है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे पहुँचेगी, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ का पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट होने के लिए चला गया, उसके बाद में नेक्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट होगा, उसके बाद में नेक्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट होगा। लेकिन एक बात आपको समझ में आई होगी कि मैंने आपको इसका इक्वेशन भी डिराइव करके दिया, उस वक्त ऐसा लिखा था y = a sin of ओमेगा टी माइनस डेल्टा, ऐसा इक्वेशन बना के दिया था कि नहीं? मतलब जो ओरिजिन का पार्टिकल है उसके लिए हम ये डेल्टा का वैल्यू भी निकाल के दिखा था मैंने, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2πx/λ, ऐसा आपको इक्वेशन डिराइव किया करके दिया था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। और इसमें क्या होता है बच्चों, ओरिजिन का यहाँ का पार्टिकल होगा तो उसके लिए इक्वेशन होता है a sin ऑफ ओमेगा टी ही होता है। लेकिन उसके बाद में का कोई भी पार्टिकल जो x डिस्टेंस पे है वो क्या होता है, वो शुरुआत के पार्टिकल के कंपेयर में फेज में पीछे होता है। मतलब शुरुआत का पार्टिकल को जल्दी ही मिल जाता है, जो शुरुआत का पार्टिकल है उसको मतलब क्या वेव जल्दी मिल गए तो वो वाइब्रेट होना पहले शुरू हो गया, मतलब वो फेज में आगे होगा शुरुआत का पार्टिकल। और उसके बाद में हर पार्टिकल को वेव मिलते जाएंगी और उनकी मोशन बाद में शुरू होगी, मतलब वो फेज में कैसे होगी, इसके पहले ओरिजिन वाले पार्टिकल के कंपैरिजन में वो सभी पार्टिकल्स फेज में कैसे होंगे, पीछे होंगे। डेल्टा फेज से पीछे है ऐसा मैंने कंसिडर किया। अगर यहाँ का पार्टिकल है तो डेल्टा की वैल्यू भी निकाली थी मैंने 2πx/λ। ये मैंने कैसे, ये कहाँ से आ गई, ये मैंने ऑलरेडी आपको डेरिवेशन में डिराइव करके दिया है, पिछले वाला लेक्चर जो है जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन डिराइव करके दिया है, उसमें देखना है आपको। इसमें क्या होता है, हर पार्टिकल अलग अलग फेज में होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हर पार्टिकल अलग अलग फेज में होता है, इसका मतलब समझो। अलग अलग फेज में क्यों होता है, क्योंकि ईच पार्टिकल के लिए, हर पार्टिकल के लिए x की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ का पार्टिकल है तो x 0 है, यहाँ का पार्टिकल है तो उसके लिए कुछ x है, यहाँ का पार्टिकल है तो उसके लिए लैम्बडा है, अगर यहाँ का पार्टिकल है तो 2λ है। मतलब x की वैल्यू हर पोजीशन पे बदलती रहती है। हर मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग, देखो x एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल्स हैं और ईच पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस अलग अलग है, मतलब x की वैल्यू अलग अलग है हर पार्टिकल के लिए। इसीलिए ये जो फेज का जो ओमेगा टी माइनस 2πx/λ है वो हर पार्टिकल के लिए कैसा है, अलग अलग है ना। हर पार्टिकल के लिए फेज मतलब क्या होता है, ये वेव का जो साइन के अंदर का जो एंगल है ओमेगा टी माइनस 2πx/λ। यहाँ पे हर पार्टिकल का x अलग है, हर पार्टिकल को वेव किसी अलग अलग टाइम पे मिल रही है। पहले वाले पार्टिकल को ओरिजिन का है उसको पहले मिल गई, दूसरे वाले को बाद में मिल गए, तीसरे वाले को बाद में मिल गए, मतलब सबसे पहले वाला ओरिजिन के पार्टिकल को मिल गई। ओके, इसका मतलब ये होता है हर पार्टिकल का फेज अलग अलग है। क्यों अलग अलग है,
क्योंकि हर पार्टिकल का यहाँ से डिस्टेंस अलग अलग है ओरिजिन से। यक्स बदलता है इसलिए ओमेगा टी माइनस 2πx ये पूरी टर्म बदलती है, इसीलिए हर पार्टिकल का फेज मतलब साइन का जो एंगल है ये बदल रहा है सिर्फ यक्स की वजह से। अगर सेम टाइम पे लेंगे ओमेगा सेम है, लैम्बडा सेम है, 2π सेम है, लेकिन यक्स अलग है, ओरिजिन से डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए हर पार्टिकल का फेज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में अलग अलग है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव की, तो स्टेशनरी वेव में कैसा है, देखो मैंने स्टेशनरी वेव में आपको बताया था, स्टेशनरी वेव में मैंने आपको बताया था किसी एक लूप के पार्टिकल्स हो गए तो उनका फेज कैसा होता है। एक लूप के अगर पार्टिकल्स लेंगे तो उनका फेज सेम होता है। फेज एक लूप के अगर पार्टिकल्स हो गए तो उनका फेज सेम होता है। अगर उसका एडजेसेंट लूप होगा तो उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अपोजिट फेज में वाइब्रेट होते हैं। मतलब फर्स्ट लूप के जो पार्टिकल्स है ऊपर जा रहे हैं, सेकंड लूप के पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, पाई है। लेकिन अगर एक लूप को कंसीडर करेंगे तो एक लूप के सभी पार्टिकल साइमल्टेनियसली मीन पोजीशन पे आ रहे हैं और साइमल्टेनियसली एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो एम्पलीट्यूड अलग हुआ तो क्या होता है, उनका एम्पलीट्यूड अलग है, लेकिन जो भी एम्पलीट्यूड है उन पार्टिकल की जो भी एक्सट्रीम पोजीशन है उस एक्सट्रीम पोजीशन पे सभी पार्टिकल साइमल्टेनियसली जा रहे हैं। आप स्ट्रिंग का एग्जांपल लो, स्ट्रिंग क्या होती है, साइमल्टेनियसली ऊपर जाएगी एक्सट्रीम पे, साइमल्टेनियसली मीन पे आएगी, साइमल्टेनियसली नीचे आएगी। मुझे इसका मतलब क्या होता है बच्चों की जो ये स्ट्रिंग है जब वो वाइब्रेट होती है तो वो साइमल्टेनियसली उसके सभी पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, फिर मीन पे आएंगे, फिर नीचे जाएंगे। मतलब यहाँ के जितने पार्टिकल्स है वो साइमल्टेनियसली मीन पे आ रहे हैं, साइमल्टेनियसली ऊपर जा रहे हैं एक्सट्रीम पे, साइमल्टेनियसली नीचे के एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। मतलब उनका मीन पे जाना, एक्सट्रीम पे जाना साइमल्टेनियसली हो रहा है। इन सब का एम्पलीट्यूड ज़रूर अलग है, लेकिन वो अपनी अपनी मीन पोजीशन पे, अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे साइमल्टेनियसली जा रहे हैं। इसका मतलब इनका स्टेट चेंज होने का तरीका, इनका मीन से एक्सट्रीम जाने का तरीका सबका कैसा है, सेम है। साइमल्टेनियसली मीन पे जाना, साइमल्टेनियसली एक्सट्रीम पे जाना, मतलब इनका फेज सेम होता है। ओके, इनका फेज कैसा होता है, सेम होता है। उसके लिए मैं आपको और एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। देखो एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग है। देखो मैं एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और दूसरे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम है, और ये है मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों समझो, देखो यहाँ से दोनों पार्टिकल निकले, देखो दोनों साइमल्टेनियसली मीन पे गए, उसके बाद में क्या हो, ये पार्टिकल और दोनों साइमल्टेनियसली एक्सट्रीम पे गए, फिर दोनों पार्टिकल मीन पे आ गए, फिर दोनों पार्टिकल अपनी अपनी एक्सट्रीम पे गए, दोनों के एक्सट्रीम अलग अलग है। देखो वाइब्रेट होने का तरीका देखो दोनों का कैसा है, सेम है। साइमल्टेनियसली एक्सट्रीम पे जा रहे, दोनों के एक्सट्रीम अलग ज़रूर है, लेकिन दोनों अपनी अपनी एक्सट्रीम पे साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, मीन पे साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, एक्सट्रीम पे साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, मतलब इनका फेज कैसा हो गया, सेम। ओके, तो इन दोनों का फेज कैसा हो गया बच्चों, दोनों पार्टिकल का फेज कैसा हो गया, सेम। ओके, मतलब और ये दोनों पार्टिकल एक लूप के हो गए तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, समझ में आ गए। एक लूप में अगर पार्टिकल्स हो गए स्टेशनरी वेव के, तो एक लूप के सभी पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली मीन पे आते हैं, साइमल्टेनियसली एक्सट्रीम पे जाते हैं, साइमल्टेनियसली मीन पे आते हैं, साइमल्टेनियसली एक्सट्रीम पे जाते हैं। इसीलिए उनका जो फेज है वो कैसा है, सेम है। ओके, समझ में आ गया बच्चों, थैंक यू।